Hello everyone. Today we are going to start our syllabus of pharmaceutical biotechnology, Unit 1, Chapter number 1. So first of all we need to understand कि pharmaceutical biotechnology होती क्या है. So pharmaceutical biotechnology एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, उनके बायो प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं काफ़ी सारी फील्ड्स में, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन हो गई, और इनके हम बायो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. मतलब इन सारी फील्ड्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके बायो प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं बायो प्रोडक्ट्स के लिए. इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट नोट में इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखी है. अगर आपको ये 5 मार्क में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं. जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल. 1869 में जॉन फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया डीएनए. 1879 में एल्बर्ट कॉसेल ने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड कॉम्पोजिशन. 1882 में एडवर्ड बेनेडेन ने डिस्कवर किया क्रोमोसोम. 1902 में वॉल्टर ने डिस्कवर किया ग्रासहोपर स्पर्म को. 1907 में टिश्यू कल्चर डेवलप किया, ये टेक्निक डेवलप की गई. 1909 में विल्हेम जॉनसन ने डिस्कवर किया जीन्स को. 1919 में थॉमस हंट ने डिस्कवर किया XX और XY क्रोमोसोम्स को. 1953 में वैटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. 1964 में मार्शल ने डिस्कवर किया जेनेटिक कोड. 1987 में विलियम जे रूटर ने डिस्कवर किया वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के लिए. नेक्स्ट है कुछ एप्लीकेशंस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको एक्सपैंड करेंगे. जो मैंने आगे इनके सब पार्ट्स दिए हैं उनको आप एक्सपैंड करेंगे, उनकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में. जैसे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम इसे मेडिसिन में यूज़ करते हैं. मेडिसिन में हम ड्रग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. फार्माकोजेनोमिक्स में हम इसे यूज़ करते हैं. सो ड्रग प्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि हम जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है हम उसको मेडिसिन में ड्रग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. फार्माकोजेनोमिक्स में आप लोग लिख सकते हैं. फार्माकोजेनोमिक्स होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिलेशन है फार्मास्यूटिकल और जीनोमिक्स के बीच का. नेक्स्ट वी हैव जीन थेरेपी. जीन थेरेपी क्या है, ये एक थेरेपी है जिससे ट्रीट किए जाती हैं जेनेटिक डिजीजेस. नेक्स्ट वी हैव जेनेटिक टेस्टिंग. जेनेटिक टेस्टिंग को हम काफ़ी सारे मेथड्स में यूज़ करते हैं, जैसे सेक्स डिटर्मिन करने के लिए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग के लिए, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए. सो दीज आर द एप्लीकेशंस of pharmaceutical biotechnology in medicine. Next we have agriculture. एग्रीकल्चर में हम इसे यूज़ करते हैं क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, वनरेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स को डिक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव क्लोनिंग. क्लोनिंग क्या होता है, जैसे एक सेल है उसमें क्या है, उसका न्यूक्लियस होगा, हम उस न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे उस सेल में से और उसको हम मूव कर देंगे एक अनफर्टिलाइज्ड एग में. ये प्रोसेस है, इसे हम क्लोनिंग कहते हैं. नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग. हम इसे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे मेथड्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी. ये जो टॉपिक है काफ़ी बार 5 मार्क्स में भी आया है और काफ़ी बार 10 मार्क्स में भी आया है. सो दिस मेथड ऑफ एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके जो मेथड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार वो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार वो इसके मेथड्स के बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एंजाइम. एंजाइम क्या होता है, हमने पहले भी इसको स्टडी किया है. कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जो एंजाइम्स है वो एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं. एंजाइम्स होते क्या हैं, इनका नेचर क्या है, नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल एंड दे ब्रिंग आउट केमिकल रिएक्शन. नाउ वी विल स्टडी एंजाइम इमोबाइलाइजेशन क्या होता है. एंजाइम को इमोबाइलाइज करना क्या होता है, कोई भी एंजाइम है
उसको आप रीस्ट्रेन कर लो, एक बार स्ट्रेन करके फिर उसको रीस्ट्रेन कर लो किसी भी एंजाइम को एक इनर्ट सपोर्ट के साथ, ताकि वो स्टेबल रहे और हम उसको रीयूज दोबारा यूज कर सकें। सो एक प्रोसेस जिसमें हम रीस्ट्रेनिंग करते हैं एंजाइम्स की एक इनर्ट सपोर्ट पे, ताकि वो स्टेबल रहे और हम उसे रीयूज कर सकें। हम उसे एंजाइम इमोबाइलाइजेशन कहते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है, आप रीयूज कर सकते हैं एंजाइम्स को, एंजाइम्स की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी एंड इट इज़ एन ईजी सेपरेशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी लूज हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि एंजाइम की लीकेज भी हो सकती है। इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम ब्रीफली उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने उनको बहुत ईजी वे में डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स। फर्स्ट मेथड है एड्जॉर्प्शन मेथड। एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ा है, जैसे एक डस्टर है, डस्टर से आप चौक को अगर साफ करते हो तो डस्टर पे चौक के पार्टिकल्स ऐसे लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्ब कहते हैं, ना कि एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं होते वो पार्टिकल, आप डस्टर को डस्ट आउट करोगे तो वो पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती उनमें कि वो एब्जॉर्ब हो पाए, तो वो सरफेस पे ही रहते हैं। सो इट इज़ अ फिजिकल अटैचमेंट जिसके साथ जो एंजाइम्स हैं, जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं पर वो एब्जॉर्ब नहीं होते। ऐसे फिनोमिना को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। सो इस एड्जॉर्प्शन के मेथड का क्या लिंक है कि जो एंजाइम है वो फिजिकल अटैचमेंट करते हैं किसके साथ, जो सरफेस होता है कोई भी इनर्ट सॉलिड का। इनर्ट सॉलिड का जो सरफेस होगा, जो एंजाइम है उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट क्रिएट करेगा। इसमें कुछ अटैचमेंट्स होंगी, वो अटैचमेंट्स किसके साथ होंगी, वैन डर वाल फोर्स हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसा कि आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं ये वीक हैं। सो एड्जॉर्प्शन हमेशा वीक फोर्सेस के साथ ही होती है। इसकी आगे 4 टाइप्स हैं, हम उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टैटिक पोर्स। सो स्टैटिक पोर्स क्या होता है, जैसे एक पोर है, कोई भी पोर है, उसमें आप एंजाइम को डालो, एक पोर में एंजाइम गया और वो अगर वीक फिजिकल फोर्सेस के साथ हेल्ड है तो हम उन्हें स्टैटिक पोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायनामिक पोर्स। इसमें क्या है, एक पोर में एंजाइम गया पर उसकी एंजाइम पेनिट्रेबिलिटी उस पोर में ज़्यादा है और बाइंडिंग भी ज़्यादा हुई, तो हम उसे डायनामिक पोर्स कहेंगे। अगर वीक फोर्सेस है तो स्टैटिक पोर्स, अगर पेनिट्रेबिलिटी ज़्यादा है और बाइंडिंग ज़्यादा है तो डायनामिक पोर्स। नेक्स्ट वी हैव रिएक्टर लोडिंग। रिएक्टर लोडिंग में क्या होता है, एक रिएक्टर में हम एंजाइम को डालते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो इंक्रीज हो, तो हम उसे रिएक्टर लोडिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोड डिस्पोजिशन क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रोड है आपके पास, तो इलेक्ट्रोड पे हम एंजाइम्स को प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोड्स पे एंजाइम प्लेस किए जाते हैं, तो इसके साथ क्या होता है, माइग्रेशन होती है एंजाइम्स की, मूवमेंट होती है एंजाइम्स की, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड डिपोजिशन। नेक्स्ट वी हैव इट्स सेकेंड टाइप, सेकेंड मेथड ऑफ एंजाइम इमोबाइलाइजेशन विच इज कोवलेंट बॉन्डिंग। ये तो हमने पहले भी पढ़ी है। कोवलेंट बॉन्डिंग से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो कैरियर के साथ अटैच होगा, उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। इसके भी 4 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सियानोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन। सियानोजन ब्रोमाइड एक्टिवेशन में जो इनर्ट सपोर्ट है उसके पास असाइल ग्रुप होता है, ग्लाइकोल ग्रुप होता है, इसके पास ग्लाइकोल ग्रुप होता है जो इसका सॉलिड सपोर्ट है। सॉलिड सपोर्ट के पास ग्लाइकोल ग्रुप होगा तो उसकी एक्टिवेशन सियानोजन ब्रोमाइड कराएगा। नेक्स्ट है डायजोटाइजेशन। इसमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो होगी NaNO2 और HCl के साथ। नेक्स्ट वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है किसके बिटवीन फॉर्म होगी, इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड है 2 अमाइनो ग्रुप्स के
बीच में फॉर्म होगी, एक अमाइनो ग्रुप सपोर्ट मटेरियल का होगा और दूसरा जो अमाइनो ग्रुप है वो किसी एंजाइम का होगा। सो इसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस में होगी, अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन अमाइनो ग्रुप्स। नेक्स्ट वी हैव एक्टिवेशन बाय और पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स। तो इसमें क्या होता है, ग्लूटाएल्डिहाइड जो है वो एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं एंजाइम और सपोर्ट मटेरियल के, तो इसके साथ एक्टिवेशन होगी बायो और पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की। नेक्स्ट वी हैव इंट्रैपमेंट मेथड। इंट्रैपमेंट क्या होता है, ट्रैप करना किसी चीज को। सो इंट्रैपमेंट में क्या है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं किसी भी जेल या फाइबर में। इसके मेथड्स क्या हैं, 3D जेल्स, इन सीटू पॉलीमराइजेशन एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस 3D जेल्स। 3D जेल्स में क्या होता है, जेल्स में ट्रैपमेंट होती है पर एंजाइम की एक्टिविटी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव इन सीटू पॉलीमराइजेशन। इन सीटू पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं पॉलीमर्स। So polymers are formed from monomers around enzyme molecule। कोई एंजाइम है ये आपके पास, इसके अराउंड मोनोमर्स ने ऐसे पॉलीमर्स फॉर्म कर लिए और उसको इंट्रैप कर लिया। ये है इन सीटू पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट वी हैव पॉलीकंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि एक पॉलीमर का नेटवर्क है, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया, एक पॉलीमर का नेटवर्क है, उसमें क्या होगा, एक एंजाइम होगा और उसकी कंडेंसेशन हो गई तो उसे हम कहेंगे पॉलीकंडेंसेशन। एंजाइम है, नेटवर्क है पॉलीमर्स का और उसकी कंडेंसेशन हो गई, दैट इज पॉलीकंडेंसेशन। नेक्स्ट वी हैव इमोबाइलाइजेशन ऑफ एंजाइम इन जिलेटिन। इसमें इमोबाइलाइजेशन हम कराते हैं जिलेटिन के साथ, कूलिंग के प्रोसेस के साथ या फिर क्रॉस लिंकिंग के साथ। नेक्स्ट वी हैव इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैप्सूल वर्ड आप इससे रिलेट कर पाएंगे। कैप्सूल क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके बीच में कुछ फ्लूइड टाइप होता है। सो इनकैप्सुलेशन क्या है, एक कन्फाइंड मेम्ब्रेन होगी जैसे कैप्सूल में होती है और उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी मूवमेंट फ्रीली हो सकती है। इनके आगे 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेम्ब्रेन रिएक्टर। मेम्ब्रेन रिएक्टर में क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन है आपके पास, जैसे ये मेम्ब्रेन है आपके पास, इसके साथ आप एंजाइम इमोबाइलाइजेशन करवा लो, रीस्ट्रेनिंग का प्रोसेस करवा लो और इसके साथ रिएक्शंस काफ़ी होंगे अगर आप रीस्ट्रेनिंग कराओगे। मेम्ब्रेन रिएक्टर में एक मेम्ब्रेन ले लो, उसके साथ रीस्ट्रेनिंग करा लो। रीस्ट्रेनिंग के प्रोसेस में काफ़ी सारे कॉन्टिन्यूस रिएक्शंस होंगे, हम उसे मेम्ब्रेन रिएक्टर कहेंगे। नेक्स्ट वी हैव माइक्रो कैप्सूल्स। माइक्रो कैप्सूल्स में से क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है और ये इमोबाइलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन वेसिकल्स। इसमें क्या होता है, जो लाइपोसोम्स हैं वो लाइपोसोम्स वेसिकल्स में जाते हैं, उनकी हाइड्रेशन करवाओगे तो उनकी इनकैप्सुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड। रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है, एंजाइम्स का एक एक्वस सोल्यूशन बना लो, उसे इमल्सिफाई करो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, देन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आपका आप उसे रिमूव करवा लो, तो आपके पास क्या है, इमोबाइलाइज्ड एंजाइम आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ इमोबाइलाइजेशन इन फार्मेसी। फार्मेसी में हम इमोबाइलाइजेशन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्शन में हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिनेज, पेंसिलिन जी और अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब जो एंटीबायोटिक्स हैं इसकी प्रोडक्शन के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन में भी हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्टेक्सोलोन की 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज के साथ एंजाइम के साथ इसकी रिएक्शन कराओ तो आपके पास हाइड्रोकॉर्टिसोन आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, जैसे आप
एक एग्जांपल ले सकते हो, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन करा दो, लाइट की प्रेजेंस में रेजोल्यूशन करा दो DL अमाइनो एसिड एन असाइल DL अमाइनो एसिड की, तो आपके पास अमाइनो एसिड आ जाएंगे। नेक्स्ट 4th नंबर पे है, आप इससे एसिड्स की भी प्रोडक्शन करा सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड हो गया। इसमें क्या होता है कि कोई इमोबाइलाइज्ड एसिड है वो आपको गुड ऑर्गेनिक यील्ड देगा, तो हम इसको ये इमोबाइलाइजेशन की टेक्निक को एसिड्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी बनाने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए प्रोस्टाग्लैंडिन और विटामिन B12। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा AA एराकिडोनिक एसिड के साथ, विटामिन B12 प्रोड्यूस होगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम से। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब हम एंजाइम्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसकी स्टार्टिंग जो है इस टॉपिक की हम करेंगे कि ये जो एंजाइम्स हैं यूज किए जा रहे हैं काफी सालों से। सबसे पहले जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल टेका डायस्टेज, ये एक फंगल अमाइलेज है। इसको हम काफी सारे डिसऑर्डर्स जो डाइजेशन के साथ रिलेटेड होते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंजाइम्स को हमने प्रोड्यूस करना है तो इनका मेथड सेम नहीं होगा, अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें हम फर्मेंटेशन कराते हैं एक लिक्विड मीडियम में। एक लिक्विड मीडियम में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और न्यूट्रिएंट्स भी हम उसमें ही डिसॉल्व करेंगे लिक्विड मीडियम में। नेक्स्ट है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज करते हैं, वो कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूजफुल प्रोडक्ट्स में। जैसे ये तो कॉमन एग्जांपल है, शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। नेक्स्ट वी हैव डीप फर्मेंटेशन। डीप फर्मेंटेशन फर्मेंटर्स में होती है, जो डीप टैंक्स में जिनमें लिक्विड मीडियम होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सो मेनी एंजाइम्स। कई बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट किसी भी एंजाइम्स का आ जाता है, तो हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अमाइलेज। ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन कराता है स्टार्च का शुगर में, ह्यूमन सलाइवा में भी होता है, और ये फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था। इसमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं वो है बैसिलस, और हम इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो है सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। हमने इसकी डेफिनेशन पहले की है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव कैटालेस एंजाइम। ये कैटालाइसिस के साथ रिलेटेड है। ये क्या कैटालाइज करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में। इसका रिच सोर्स ह्यूमन लिवर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हम एस्परगिलस यूज करते हैं, और मेथड इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का हम यूज करते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज में क्या होता है कि अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो डिकम्पोज होती है ऑक्सीडेशन करा के फिनोलिक और नॉन फिनोलिक सबस्ट्रेट्स की। ये फंजाई, एल्गी, प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। इसको हम यूज करते हैं एनालिटिकल किट्स बनाने के लिए, यूरिक एसिड डिटेक्शन किट्स के लिए। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं वो प्लांट्स और माइक्रोब्स आ जाएंगे, और मेथड इसका एक्सट्रैक्शन है जो हमने पिछले सेम में फार्माकोग्नोसी में किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव लिपेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है स्टमक के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे बटर फैट की डाइजेशन होती है। पैनक्रियास में भी ये एंजाइम होता है पैनक्रिएटिक लिपेज की फॉर्म में। इसकी यूजेस की जाती है फैट को अब्जॉर्ब करने के लिए, मेटाबॉलिक बेनिफिट के लिए, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज करने के लिए। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें एस्परगिलस आ जाएगा, और मेथड हम इसमें सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एंजाइम है प्रोटीएज, जिसको हम प्रोटीनेज भी कहते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं।
हमने पहले भी ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम स्टडी किया है, जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कराते हैं। सो यहाँ पर ये जो प्रोटीएस है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन की क्लीवेज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा अमाइनो एसिड्स में। ये क्या करता है, और हाइड्रोलिसिस कराता है पेप्टाइड बॉन्ड्स की, और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। इसको डाइजेशन में यूज किया जाता है, प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कराने में यूज किया जाता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं वो है बैसिलस। मेथड अगेन सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। यहाँ पर भी आप मेथड मेंशन करेंगे, उसकी फुल फॉर्म जरूर देना। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम पेंसिलिनेज। पेंसिलिन हमने पहले भी कई बार ये नाम सुना है। सो ये पेंसिलिनेज क्या करता है, ये जो पेंसिलिन है उसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस कराता है उसकी पेंसिलोनिक एसिड में। सो ये पेंसिलिन को डीएक्टिवेट करेगा, और ये जो पेंसिलिन है काफी सारे बैक्टीरिया बैसिलस स्पीसीज के इसे प्रोड्यूस करते हैं। इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, पेंसिलिन एसाइक्लिस और पेंसिलिनेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिलिन एसाइक्लिस अटैक करता है असाइल ग्रुप्स को जो न्यूक्लियस के पास अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट पेंसिलिनेज जो है वो अटैक करता है न्यूक्लियस को बीटा लैक्टेन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके। सो दिस वाज योर चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1, जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रो करी। इसमें थोड़े बहुत एंजाइम्स हमने डिस्कस किए। सो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, काफ़ी सारा पेपर इस चैप्टर में आता है। मेन टॉपिक्स जो इसमें है वो मेनली आपके एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी और इसके मेथड्स ही हैं, पर कई बार आपको इसके एप्लीकेशंस भी पूछ लिए जाते हैं, और किसी एंजाइम्स पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना, पहले अंडरस्टैंड करो फिर इनको रिवाइज करो। सो दिस वाज फॉर टुडे। आई होप you liked the video. If you liked the video, do subscribe the channel. Thank you so much.